जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है आज सैटरडे है और आज के दिन हम लोग कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। आज आई थिंक 23वां या फिर 24वां लेक्चर होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का और बहुत ही शानदार सेशन इस समय चल रहा है हमारा। प्रत्येक सैटरडे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कवर करते हैं। सप्ताह के बच्चे अन्य दिनों में हम लोग CNA के नाम से करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ हम लोग देखते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़े हैं और हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट PSC हो, UPSC हो या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम हो, तो आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट आपको हिंदी माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आज के वीडियो पर आते हैं और बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। आज जो हमारा सेशन होने वाला वो स्पेशली ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे और फोकस होगा ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय पर। जी हाँ, आज हम लोग ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन की शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देख लेंगे क्योंकि उनसे ही जुड़ी हुई कड़ी ये आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और हाँ, आज सैटरडे है, कल नया वर्ष आ रहा है, साल 2022 की समाप्ति हो रही है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नए साल में अपने नई चीज़ों पर अच्छी तरीके से फोकस करेंगे और अपने भविष्य को ब्राइट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ब्रह्म समाज पर आएंगे उससे पहले हम लोग थोड़ा भूमिका को तैयार करते हैं। देखिए, इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं पुनर्जागरण का काल या फिर भारतीय सुधार, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक सुधार का हम लोग इसे काल कह सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पहले हमारा समाज ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब भारत में ब्रिटिशर्स ने प्रवेश किया, औपनिवेशिक काल यहाँ पर चलने लग गया, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता संभाली तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भारत को मार्केट बनाने की कोशिश की। आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की धर्म संप्रदाय रीति और रिवाजों पर उन्होंने आघात पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको मैंने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था। 1813 में ब्रिटिशर्स ने भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश शुरू कर दिया और वे ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं और भारत में स्थित इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म पर वो क्या करते हैं, पूरी तरह से आघात करते हैं और लोगों को अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं और धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को वो क्षति पहुंचाते हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों को जब फोकस में लाने की बात आई तब प्रवेश होता है भारतवर्ष में उस समय के शिक्षित व्यक्तियों का। जैसे कि आपको मैं आज बता रहा हूं, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसे ये हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और आप बात करेंगे विश्वेश्वरैया के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर आएंगे। इन लोगों ने क्या किया, भारत में पुनर्जागरण का काल ले आया। भारत को फिर से जागृत करने की कोशिश की गई और धर्म को बचाने की बात की गई और साथ ही साथ पहले से हमारे धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। कैसे किया इन्होंने? और भारतवर्ष के धार्मिक सुधारों के समय में आर्य समाज, माफ करिएगा, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा, सब कुछ हम लोग समझेंगे। इस ब्रह्म समाज के बारे में डीपली जानेंगे और ब्रह्म समाज में कितनी बार विभाजन हुआ, किस वजह से विभाजन हुआ, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आप लोग मुझे केवल 20 से 25 मिनट दीजिए, सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF भी प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। आप लोग भूमिका समझ चुके हैं कि भारत में व्याप्त औपनिवेशिक काल ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को बुरी तरह से क्षति पहुंचाया था। इस वजह से अब धर्म में सुधार की बात आई, सामाजिक सुधार की बात आई, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जानेंगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। ब्रह्म समाज की यदि बात करें, बंगाल में प्रारंभ समाज सुधार आंदोलनों का जो नेतृत्व था उसे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय को अन्य कई प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को कितने और नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके स्टेट PSC और UPSC वाले विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स देने वाले हैं। ठीक है ना। इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, साथ ही साथ नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, इन सारे नामों से
किसे नवाजा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को नवाजा जाता था। इनका नाम राम मोहन राय था। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय नामक मुगल शासक ने इन्हें राजा राम मोहन राय का उपाधि दी थी। आगे मैं बताऊंगा, ठीक। तो इनके उपनामों को आपने जान लिया। ये प्राच्य एवं पाश्चात्य चिंतन के मिले जुले रूप का प्रतिनिधित्व किया करते थे। देखिए, मैंने आपको बताया, इन्होंने जो हमारी प्राच्य सभ्यता थी, जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता थी, उसकी अच्छाइयों को लिया, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया, है ना। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन संस्कृति में हमारे, जिसे हम लोग प्राच्य सभ्यता बोलते हैं, उनकी जो कुरीतियाँ थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया, अच्छाइयों को लिया। और जो पाश्चात्य सभ्यता थी हमारी, जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो यूरोप से आई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया में, उनकी भी अच्छी चीज़ों को लेने का प्रयास किया और बुरी चीज़ों को यहाँ से भगाने की कोशिश की। तो दोनों के मिले जुले रूप का यह प्रतिनिधित्व किया करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। देखिए, आज आप जिसे ब्रह्म समाज जानते हैं, 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के रूप में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म सभा के रूप में स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आज हम जो ब्रह्म समाज देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की थी, या संप्रदाय की स्थापना की थी, और उसी को आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई सम्मेलन किया जाता है, यदि कोई संगठन बनाया जाता है, यदि किसी चीज़ की स्थापना की जाती है, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, हम इसलिए इसकी स्थापना कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने क्यों की? तो हिंदू धर्म में सुधार लाना। देखिए, जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ भी व्याप्त थीं। यदि हम प्राचीन भारत से ही बात करें, तब भी आप देखें तो सती प्रथा था, महिलाओं को निम्न दर्जे का माना जाता था, है ना। आप पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता आया, धीरे धीरे करके इनमें सुधार हुआ, मिडाइवल हिस्ट्री में भी थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन आधुनिक भारत में लोगों को समझ में आया कि महिलाओं को हमें समाज में ऊपर लाना चाहिए, महिला और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर इन्होंने फोकस किया। सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना। मैंने आगे आपको बताया कि इन्होंने एकेश्वरवाद की प्रेरणा ली। इन्होंने क्या किया? एक ईश्वर में अपनी आस्था रखी और सभी धर्मों को, विश्व के जितने भी धर्म हैं या फिर भारतवर्ष में तत्कालीन जितने भी धर्म थे, सबको एक साथ लेकर सबको एकजुट करने की इन्होंने कोशिश की, ठीक। मूर्ति पूजा का इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो बुत पूजा होती है, मूर्ति पूजा होती है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, आप इसे ना करें। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर, इसे जरूर आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इन्होंने एक ब्रह्म के पूजा की बात की कि आप एक ब्रह्म की पूजा करें। कर्मकांडों का पुरजोर इन्होंने विरोध किया। कर्मकांड मतलब जैसे जादू, टोना, वशीकरण, इन सब का इन्होंने क्या किया, जैसे बलि प्रथा वगैरह होती थी, ये सब कर्मकांड के रूप में जाने जाते थे। इन सब का इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से विरोध किया। जातिवाद का इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया कि नहीं, कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं है, हम सब एक हैं। तो जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। आगे चलकर इन्होंने बहुपत्नीवाद का भी विरोध किया। पहले हिंदू धर्म में भी लोग कई पत्नियां रखा करते थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का भी इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। सर, सती प्रथा क्या है? जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान देंगे, पहले यह होता था यदि कोई योद्धा, यदि कोई व्यक्ति है और वो मैरिड है और उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश या फिर युद्ध वगैरह में, या उसे किसी भी तरह से मार दिया जाता है, तो उसकी जो पत्नी थी वो जिंदा जाती थी, उसके साथ चिता पे बैठकर अपने आप को जला लेती थी, भस्म कर लेती थी। इसे सती प्रथा कहा जाता था। इसका भी इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या केवल पुरोहित वर्गों के द्वारा किया जाए, इसका भी इन्होंने पूरी तरह से क्या किया? अस्वीकार कर दिया, इसे खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसका उल्लेख, उसकी व्याख्या, जब हम जातिवाद को नहीं मान रहे हैं तो हम पुरोहित वर्ग को ऊपर क्यों मानेंगे? क्योंकि आप देखेंगे यदि ब्राह्मण काल की बात करें, आप लोग ब्राह्मणवाद की बात करें, तो ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर रखा करते थे, है ना। इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे तब भी, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने पुरोहित वर्ग का भी विरोध किया। इन्होंने कहा नहीं, धर्म सबके लिए समान है, तो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या भी प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल पुरोहित वर्ग ही धर्म ग्रंथों की व्याख्या करे, ऐसा किन्होंने कहा? तो राजा राम मोहन राय ने कहा, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं।
वेश्यागमन जैसे कुकृत्यों का भी इन्होंने विरोध किया, जैसे कि वेश्याएं एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करती थी, जाया करती थी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहते थे। इनकी वजह से लोग क्या होते थे, कंसंट्रेट नहीं होते थे। तो इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया कि जो वेश्यागमन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। इससे रोग भी बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, जैसा कि आज आप लोग HIV वगैरह सुनते हैं। ये सारी चीज़ें उस समय भी थी, लेकिन शोध नहीं हुआ था। इस वजह से इन्होंने विरोध किया। इन्हें पता चला कि इस वजह से भी हमारा समाज जो है वो बिखर रहा है, तो इसका भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। एकेश्वरवाद को मानने के लिए इन्होंने क्या किया, धर्मों की आपसी एकता पर जोर दिया। एक ईश्वर सर्वोपरि है, इन्होंने ये नारा दिया और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का इन्होंने जोर दिया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं और राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका सिद्धांत व जो दृष्टिकोण था उसका मुख्य आधार क्या था डियर, तो मानव विवेक, जिसे आप तर्क शक्ति बोलते हैं, और वेद व उपनिषद इनके सिद्धांत व दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे। देखिए इनका सिद्धांत क्या था कि मानव जो है ना वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे, तर्क शक्ति, जिसे आज आप लोग रीजनिंग के रूप में पढ़ते हैं। आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें रीजनिंग आपको पढ़ाया जाता है। रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, अपनी जॉब पर पहुंच जाएंगे, आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा इस दिशा में ये क्या है, ऐसे डायरेक्शन का चैप्टर आपसे पूछा जाएगा और आपसे वर्णमाला आधारित क्वेश्चन, कैलेंडर आधारित, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इसलिए आपकी सिलेबस में दिया गया है ना कि आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं। रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता डियर, सिर्फ आपके माइंड का खेल है। यदि आपने माइंड को सेट कर लिया, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ गई तो आप रीजनिंग को सॉल्व कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम मानव विवेक पर भरोसा करेंगे, मानव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके तर्क दे, उसके साथ वह आगे बढ़े। साथ ही साथ वेद और उपनिषद में यह क्या करते थे, विश्वास रखते थे। इन्होंने एक नारा भी दिया था, बहुत फेमस है, यूपीएससी के प्री में पूछा गया है कि दिया गया नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था उस समय। तो इनका नारा क्या था, अगर धर्म का सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता, अगर कोई धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म सामाजिक सुधार को वैलिड नहीं मानता है तो उस धर्म को बदल देना चाहिए। ऐसा किसने कहा, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था। ठीक है, इन्होंने, अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इन्हें भारतीय किसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, भारतीय पत्रकारिता का इन्हें जनक कहा जाता था। ठीक है ना। तो अब ये बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन करेंगे, बहुत सारे अखबार लेकर आएंगे, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना करेंगे, कई कॉलेज की स्थापना करेंगे, वो आप लोग देखिएगा। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने। ठीक, 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है ना। मिरात उल अखबार नामक अखबार किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1823 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। किसके सहयोग से, तो द्वारकानाथ टैगोर व विलियम एडम के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की। कब, तो 1823 में। इन्होंने जो जो स्थापना की है, आपने यदि मेरा वीडियो आज पूरा देख लिया ना, तो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1821 में इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका इन्होंने निकाला। कब, 1821 में, और बांग्ला भाषा में इन्होंने प्रकाशन किया। इसमें सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने। देखिए, सती प्रथा जैसी कुरीतियां जो थी ना, पूरे समाज में व्याप्त थी, और समाज की जो भाषा है उस भाषा के साथ यदि आप कोई पत्रिका निकालेंगे तो लोग उसे समझकर उस पर गौर करेंगे। तो इन्होंने बांग्ला भाषा में क्या किया, कौमुदी नामक पत्रिका निकाला। कौन सी कौमुदी, तो संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया और सती प्रथा की बुराइयों के बारे में लोगों को बताया कि यदि आप सती प्रथा करते हैं तो इस तरह से यातनाएं महिला को दी जाती हैं, आप नहीं करेंगे तो ये फायदे हो सकते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। 1817 में इन्होंने क्या किया, डच घड़ी साज डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की।
1817 में इन्होंने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसमें इनका सहयोग किसने किया? एक डच व्यापारी था जो भारत में घड़ी का व्यापार करने आया था, टूटी फूटी घड़ियों को बनाया करता था, उसे घड़ी साज के रूप में जाना जाता था, उसका नाम था डेविड हेयर। वो भी भारत के हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ और राजा राम मोहन के साथ आ गया और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया? कलकत्ता में हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या किया? उद्घाटन किया, स्थापना किया। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1825 में इन्होंने कलकत्ता में ही वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फारसी भाषा में तोहफत उल मुवाहिदीन का प्रकाशन किया। आपसे यदि कोई पूछे कि इन्होंने फारसी भाषा में किन 2 पत्रों का प्रकाशन किया, तो पहला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक अखबार का इन्होंने प्रकाशन किया। ये किस लिए इन्होंने किया था तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा इन्होंने किया तोहफत उल मुवाहिदीन नामक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू और इस्लाम धर्म को साथ में लेकर चलने की इन्होंने बात की। ठीक, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। देखिए, उसके बाद अकबर द्वितीय नामक मुगल बादशाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी, तो ये राम मोहन राय से राजा राम मोहन राय के रूप में जाने जाने लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1833 में ब्रिटेन के बिस्बेन में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राजा राम मोहन राय की 1833 में ब्रिटेन के बिस्बेन में मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो क्या ब्रह्म समाज पूरी तरह से खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, यदि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी कोई ना कोई आएगा। जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है वैसे ही ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुशलता पूर्वक ले लिया। देवेंद्रनाथ टैगोर को एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के दूसरे नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। पहले कौन थे स्थापना करने वाले? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि तत्वबोधिनी सभा के स्थापनाकार कौन है, संस्थापक कौन है? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। सॉरी, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि अब देखिए, जब एक प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता होता है जब वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? आपसी विवाद फैलने लग जाता है, क्योंकि मैं बड़ा कि तू बड़ा, इस तरह की बातें चलने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपने पढ़ा था मौर्य काल को, मौर्य काल की समाप्ति के बाद हम जब मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं तो जब केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं रहता ना, तो जो छोटी छोटी रियासतें होती हैं ना, वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लग जाती हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। आप गुप्तोत्तर काल को पढ़ें, मौर्योत्तर काल को पढ़ें, आप उत्तर मुगल काल को पढ़ें, सारी चीज़ें सेम हैं और ये आधुनिक भारत है। तो इस वजह से अब क्या होगा कि ये जो संगठन था ब्रह्म समाज, अब इसमें विभाजन हो जाएगा। 1865 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हो जाता है। सर क्या दूसरी बार भी विभाजन हुआ? बिल्कुल, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा डियर, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने बोला है कि आप लोग 20 से 25 मिनट दीजिए, सारे पॉइंट क्लियर करके जाऊंगा ब्रह्म समाज से रिलेटेड। ठीक, होता क्या है, केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर में आपसी विवाद हो जाता है और ब्रह्म समाज 2 गुटों में विभाजित हो जाता है। एक मूल ब्रह्म समाज रहता है और दूसरा 1866 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज नामक ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना कर दी। बाद में यही आदि ब्रह्म समाज आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में? केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। 1868 में केशव चंद्र सेन ने टेबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की। फिर 1870 में केशव चंद्र सेन ने ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज में क्या योगदान दिया? किसने? केशव चंद्र सेन ने। तो स्त्री की शिक्षा में वृद्धि की, स्त्रियों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की और स्त्रियों का इन्होंने उद्धार किया। ऐसा माना जाता है कि जो नया ब्रह्म समाज बना था आदि ब्रह्म समाज, जिसे आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज का रूप मिला, केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की और इसके माध्यम से इन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने की बात की। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 1872 में इन्होंने क्या किया? ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवा लिया। ब्रह्म विवाह अधिनियम का मतलब यह था कि 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 18 वर्ष से कम उम्र के बालक की यदि आप शादी करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, आपको बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा, अब ओरल रूप में समझिए,
ब्रह्म विवाह जो 1872 में आया, ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसका उद्देश्य था कि 14 वर्ष से ज़्यादा की यदि बच्ची है तो उसकी शादी हो सकती है, 18 वर्ष से ऊपर का यदि बालक है तो उसकी शादी हो सकती है, इसके नीचे शादी करना कानूनी अपराध घोषित कर दिया। अब देखिए, यही अधिनियम आगे चल के द्वितीय विभाजन का कारण बनेगा। कैसे, समझिए। पहला विभाजन किसके मध्य हुआ? तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के आपसी विवाद की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना। उनके मत आपसी मत में नहीं आए और विभाजन हो गया। और जब इन्होंने नए ब्रह्म समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने, तो क्या हुआ? 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम लाया गया कि एज निर्धारित कर दी गई कि अब इनकी शादी ऐसे नहीं हो सकती है। लेकिन 1878 में ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है और उसका कारण क्या निकला कि केशव चंद्र सेन ने अपनी ही अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। यही कार्य द्वितीय विभाजन का प्रमुख कारण बना। अब सोचिए आप, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज में ब्रह्म विवाह अधिनियम लाया 1872 में कि किसी भी बच्चे की शादी 14 वर्ष से पहले नहीं हो सकती है, और उन्होंने अपनी ही पुत्री की शादी 14 वर्ष से पहले अल्पायु में ही कर। आप एक बार सोचिए कि 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की बच्चियां क्या शादी के योग्य होती हैं? उनकी शादियां उस समय कर दी जाती थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे संगठन और बहुत सारे समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से इन सब पर रोक लगाया गया, अन्यथा ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी, है ना, बाल विवाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1878 में ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हो जाता है। उसका कारण क्या बना कि केशव चंद्र सेन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिनियम लाया कि 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं होगा। इन्होंने अपनी ही बच्ची का विवाह कर दिया, और किसके साथ किया? कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, अपनी 14 साल से कम उम्र की अल्पायु बच्ची का। जैसे ही इन्होंने विवाह किया तो ब्रह्म समाज में एक अलग गुट बन गया। 1878 में ही ब्रह्म समाज में एक अलग गुट का गठन हो गया, ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ तो नए गुट में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, इनका नाम याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ लेता है आपसे। शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली नामक 3 व्यक्तियों ने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक नए गुट का गठन शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारका गांगुली ने किया। नए ब्रह्म समाज के गठन का कारण क्या था? क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में कर दिया। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कम उम्र की बच्चियों की शादी पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाया था, और उसी कानून का उल्लंघन उन्होंने स्वयं कर दिया। अब ये जो ब्रह्म समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? जाति प्रथा को दूर करना और मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध करना, साथ ही नारी मुक्ति का भी इन्होंने समर्थन किया। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो आज हम लोगों ने कवर किया ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पहला समाज सुधार आंदोलन, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। अब ओरल रूप में यदि हम लोग समझे तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है? तो 1828 में करते हैं राजा राम मोहन राय। किस नाम से? तो ब्रह्म सभा के नाम से आगे चल के यह ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। आगे चल के 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेतृत्व मिल जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर इसका कुशल नेतृत्व करते रहते हैं, लेकिन आगे चल के 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में आपसी विवाद हो जाता है और ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1878 में फिर से ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, और उसका कारण बनते हैं यही केशव चंद्र सेन अपने कानून की वजह से। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनके उपनाम, कुछ प्रसिद्ध नाम है इनके, मैं भी साइड होऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाहर आप लोग नहीं पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सबको कवर करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का अगला वीडियो आएगा। वीडियो कैसा लगा? पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? रिवीजन हुआ कि नहीं आप लोगों का? मैंने लास्ट में 1 मिनट में करवा दिया। सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग कल, संडे है, कल हम लोग लेकर आ रहे हैं क्या? एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा आप लोग। शाम को 5 बजे हम लोग लाइव सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।